हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा मुझे एक बार मैसेज करके बताओ कि आखिरकार आपकी तैयारी कैसी चल रही है, अप टू द मार्क चल रही है कि नहीं चल रही है मेरे भाई। या अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तैयारी में तो बच्चों आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आपकी तैयारी का लेवल क्या जा रहा है। और अगर कहीं पर भी आपकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम है मतलब किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि सर मुझे इस जगह पर डाउट है, मैं आपके लिए ताकि उस डाउट को रिजॉल्व कर सकूं। तो बच्चों दिस वीडियो इज द वन शॉट वीडियो ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, जिसे आप आफ्टर द मतलब अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है वेक्टर अलजेब्रा के बारे में तो आप इस वीडियो को बहुत आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। आप इस वीडियो को एग्जाम के एक दिन पहले देखकर अपना पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा का रिवीजन कर सकते हैं बच्चों। और इसके अलावा जब भी अगर आप कोई पेपर देने जा रहे हैं एज अ शॉर्ट नोट्स के टाइप में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं तो भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पर कुछ भी कर रहे हो आप बच्चों, आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो पूरी की पूरी बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, बहुत ही क्रिस्प होने वाली है। नॉट इवन एक सेकंड भी इस वीडियो में आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि हम इस समय जानते हैं कि आपका टाइम कितना कीमती है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को 1 बाय 1 चीजें रीडिंग करते हैं, ठीक है। आप यहां पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा। इसके बाद पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट। यही हमारा सिलेबस है बच्चों सीबीएसई का, यही हमारे स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। जो भी हमारे बोर्ड में वेक्टर का सिलेबस है वो यही है बच्चों। ये सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर और वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। तो 1 बाय 1 बच्चों हम एक एक चीजों को यहां पर स्टडी करते हैं। और अगर किसी भी सेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों तो मुझसे पूछना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है बेटा। तो चलो सबसे पहले यहां पर डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, द बेसिक क्वेश्चन। तो बच्चों आप सभी लोग स्केलर अभी तक पढ़ते आए हुए हो, आप सबको पता है कि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसमें कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी बच्चों किससे हम इन्हें क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे स्पीड, वॉल्यूम, मास और समय जो होता है, टाइम जो होता है, वो क्या होता है, स्केलर, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। और जो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट की बॉल को मारते हैं, उसे ऐसे करके मारते हैं तो आप उस बॉल को एक डायरेक्शन देते हैं और एक मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन देते हैं तो बॉल आपकी बाउंड्री के बाहर चली जाती है 6 रनों के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जेवलिन फेंकते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा ने फेंका था, वो जेवलिन आप जब फेंकते हैं तो उसको एक डायरेक्शन देते हैं और एक मैग्नीट्यूड देते हैं एंड वो जेवलिन आपकी एक परफेक्ट डायरेक्शन में परफेक्ट दूरी पर जाके गिरता है, दैट इज द वेक्टर, ठीक है। तो बच्चों वेक्टर हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में आपको हर एक जगह पर वेक्टर का काम लगने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आप चाहे इलेक्ट्रो पढ़ें, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़ें, काइनेमेटिक्स पढ़ें, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स वेक्टर के पीछे आगे पीछे घूमती रहती है। तो वेक्टर आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है। और आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए, आपके आईएससी एग्जाम के लिए और अदर बोर्ड्स एग्जाम के लिए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। तो इस वजह से हम 1 बाय 1 वेक्टर अलजेब्रा को बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो एक एक चीजें बच्चों यहां पर देखो बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं कि इंट्रोडक्शन देखो यहां पर जैसे मान लो हम वेक्टर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ए वेक्टर है हमारे पास। यहां पर आप एक एक चीज पढ़ लो। लेट एल बी एनी स्ट्रेट लाइन इन प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे मान लो कोई एल एक लाइन है, द लाइन कैन बी गिवन इन 2 डायरेक्शन बाय मींस ऑफ एरो हेड। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि लाइन क्या होती है, लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके पास 2 डायरेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखिए, अ लाइन विच वन ऑफ दीज डायरेक्शन प्रिस्क्राइब्ड विच कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन। अब यही इसी लाइन को आप यही बीच से काट दो तो यहाँ पर ये वाली लाइन देखो किस टाइप से दिखेगी, आपको इस टाइप से दिखेगी ना। तो इसे हम बच्चों क्या कहते हैं, दिस इज द डायरेक्टेड लाइन। क्या कहते हैं इसे, डायरेक्टेड लाइन। क्या कहते हैं बच्चों इसे, डायरेक्टेड लाइन। और इसी डायरेक्टेड लाइन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों, वेक्टर देखो, वी रिस्ट्रिक्ट द लाइन एल टू ए लाइन सेगमेंट ए बी
then the magnitude is prescribed of the line L one of these two directions we obtain directed line segment। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है ऐसे करके, लाइन की तो इन्फिनिटली मैनी डायरेक्शंस होती हैं, ये बहुत ही दूर तक जाएगी। अब बच्चों इसी लाइन को आप क्या करो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक छोटी सी लेंथ के लिए ले लो, इसी को हम क्या कह देते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। और बच्चों यही क्या हो जाता है हमारा, यहीं से हमारे वेक्टर की जो है शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन आ जाती है देखो आपके पास, और एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। तो यहीं से बच्चों हमारे वेक्टर की शुरुआत हो जाती है। अब जल्दी से यहाँ पर पढ़ लो, देखो क्या लिखा है, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज द वेक्टर। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर, ठीक है बेटा। स्केलर क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज दोनों डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, द पॉइंट ए फ्रॉम वेयर द वेक्टर ए बी स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई वेक्टर है, ये वाला पॉइंट आपका ए है, दिस पॉइंट इज द बी। इस ए पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, INITIAL, इनिशियल पॉइंट कहते हैं इसे। और इस पॉइंट को बच्चों हम फाइनल पॉइंट कहते हैं, इसे हम जो है फाइनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और इसे हम क्या कह देते हैं बच्चों, दिस इज द AB वेक्टर, दिस इज द AB वेक्टर। समझ में आ गया। और यहाँ पर आप देखो, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर। समझ में आया। ये बच्चों जो AB है, इसी का जो मैग्नीट्यूड है, AB का जो मैग्नीट्यूड है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द वेक्टर। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। वैसे तो ये PPT मैं आप सभी बच्चों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं बेटा, आप सारी की सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जरूर चलना। यहाँ पर आप देखो नीचे लिखा है, सिंस द लेंथ ऑफ नेवर नेगेटिव सो नोटेशन मॉड ए इज लेस देन 0 हैज नो मीनिंग, ठीक है। आप जानते हैं बेटा कि कभी भी मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज वाई यहाँ पर लिखा है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। एकदम ईजी है ना। अब आप यहाँ पर देख लो, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों, जब आप किसी भी पॉइंट को, जैसे मान लो दिस पॉइंट इज द O एंड दिस वन इज द P, ठीक है। इस P पॉइंट को मैं कह देता हूँ बच्चा XYZ। यहाँ पर Q पॉइंट को मैं ले लूँ अगर X1 Y1 Z1, और R पॉइंट को अगर मैं ले लूँ X2 Y2 Z2, ठीक है। यहाँ से बच्चों जो पोजीशन वेक्टर है P का, वो क्या हो जाता है बेटा, आप उस P पॉइंट को ओरिजिन से जब मिला देते हैं, इसी का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। अगर आप किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिला देते हैं तो यही उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है। जैसे मान लो Q पॉइंट को यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, ओरिजिन से मिला दिया, तो यही Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर हमने R पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया तो यही R पॉइंट का क्या हो गया बच्चों, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो बस आप देखो डेफिनेशन लिखी है कि अगर किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला देते हैं तो यही उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये होता है कि टर्मिनल पॉइंट आपका ये P पॉइंट हो जाएगा और इनिशियल पॉइंट आपका जो हो जाएगा वो O पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इतनी बात एकदम क्लियर। तो यहाँ से बेटा OP वेक्टर कितना आ जाएगा, आप जानते हैं कि O के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ओरिजिन, तो दिस इज द 0 0 0, ठीक है बेटा। और आप जानते हैं कि AB वेक्टर बेटा कितना होता है, AB वेक्टर कितना होता है, AB वेक्टर इज द B वेक्टर माइनस A वेक्टर होता है। AB वेक्टर कितना होता है बच्चों, B वेक्टर माइनस A वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप OP वेक्टर निकालना चाहते हो, अगर आप OP वेक्टर निकालना चाहते हो बेटा, यहाँ पर आप P वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो ना, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है। और यहाँ से आप ओरिजिन को क्या लिख सकते हो बेटा, 0Y कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप, ऐसे लिख सकते हो ना। तो बेटा यहाँ से आपका OP वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से OP वेक्टर आ जाएगा P वेक्टर माइनस O वेक्टर, एंड P वेक्टर इज द XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप माइनस ओरिजिन 0Y कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, यही बच्चों हमारा क्या आ गया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ रही है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा। बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी पॉइंट को जब ओरिजिन से मिला देते हैं बेटा, तो यही आपका क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर जल्दी से आ जाओ कि टाइप ऑफ द वेक्टर क्या होता है। देखो सबसे पहला जीरो वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कोइंसाइड दैट इज नोन एज द जीरो वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वही उसका फाइनल पॉइंट हो बच्चों, तो उसे हम क्या कह देते हैं, जीरो वेक्टर। समझ में आया। और जीरो वेक्टर को बेटा हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जैसे AA BB, ठीक है, AA BB है ना, CC, जो उसका टर्मिनल पॉइंट है वही उसका इनिशियल पॉइंट भी होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, दिस वन। बात समझ में आई। और जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। बात समझ में आ रही है ना। जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है,
किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है तो वो वेक्टर जो है बेटा वो कौन सा वेक्टर होगा, 0 वेक्टर होगा। जल्दी से आ जाओ यूनिट वेक्टर के ऊपर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द यूनिट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई वेक्टर ए है, अगर बच्चों मॉड ए इज इक्वल्स टू 1 है तो ये वेक्टर जो होगा आपका यूनिट वेक्टर होगा। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए कैप। बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी वेक्टर का बच्चों यूनिट वेक्टर जो है ए वेक्टर है, अगर कोई भी वेक्टर ए वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, पहली चीज अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना कि अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। आप यूनिट वेक्टर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से डिनोट करते हैं, और ए कैप बच्चों क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। ये फॉर्मूला सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि भैया जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, आप किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है मेरे बच्चों कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर गिवन है, आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यूनिट वेक्टर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप का आप यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे बेटा, इसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, तो ए कैप कितना आ जाएगा बेटा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए आ जाएगा। एंड ए वेक्टर इज द आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मॉड ऑफ, यहां से आ जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 9। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना होता है बच्चा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही होता है आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन 9 प्लस 4 13, ये आ जाएगा रूट ऑफ 12। बात समझ में आ रही है बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, हमेशा याद रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बच्चों कितना होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है आपका, ये होता है बच्चों आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान सी चीजें है ना। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आ जाओ अब अगले वेक्टर पर। अच्छा, ये हो गया। अब यहां पर देखो बेटा, क्वांटियल वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ो, 2 और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर नोन एज क्वांटियल वेक्टर। यहां पर देखो 2 या 2 से मतलब ढेर सारे वेक्टर, अगर उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम हो तो बच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वांटियल वेक्टर। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज है। क्वांटियल वेक्टर क्या होता है बेटा, अगर हर एक वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है सेम वेक्टर है तो ये सारे के सारे जो भी वेक्टर है OB OD OC OE OC जो भी है, ये सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, क्वांटियल वेक्टर होंगे। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है किसी वेक्टर के, डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों क्या होते हैं किसी भी वेक्टर के। जैसे मान लो हमारे पास ये एक लाइन है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का जो बेटा डायरेक्शन वेक्टर है वो है आपका LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लेना कि अगर इस लाइन की डायरेक्शन जो है बेटा LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप है तो इसका जो डीसीज होगा, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, यहीं पर आप डायरेक्ट समझ लेना, इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, L कहते हैं, M कहते हैं, N कहते हैं, LMN। बात समझ में आ रहा है क्या है बेटा, LMN, जहां पर L बच्चों होता है कॉस अल्फा, M होता है आपका कॉस बीटा और N होता है बच्चों आपका कॉस गामा। ठीक है, इसकी प्रूफिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रूविंग हमारे लिए बेटा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूविंग हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ठीक है, अभी हमारे पास समय कम है तो प्रूविंग कोई लेना देना नहीं है बेटा। बस डायरेक्ट आप समझ लेना कि भैया अगर कोई लाइन गिवन और उसका डायरेक्शन वेक्टर आपको ये मालूम है तो उसके डीसीज डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं बेटा, LMN। ठीक है, यही जो इसके कोफिशिएंट्स होते हैं यही क्या हो जाते हैं, इसके डीसीज हो जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर अल्फा क्या होता है, अल्फा देखो, जैसे मान लो ये वाली लाइन है ना, इसी के डीसीज देखो हम निकाल रहे हैं। अल्फा क्या है बेटा, एक्स एक्सिस से इसका पोजीशन वेक्टर है, सॉरी पोजीशन एंगल है ना। अल्फा क्या है बच्चों, ये वाला एंगल जो है अल्फा है, मतलब ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। बीटा क्या है बच्चों, ये वाली लाइन जो है वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। और गामा क्या है कि ये वाली लाइन जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, गामा एंगल बना रही है। ठीक है, इतनी चीज़ एकदम क्लियर है बेटा। सारी चीज़ें आप यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख रखी हैं, आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, PPT डाउनलोड कर लेना, सब कुछ यहाँ पर नोटेड है। ठीक है, अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा इस वाली लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल है, बीटा इस वाली लाइन का वाई एक्सिस से एंगल है, गामा इस वाली लाइन का जेड एक्सिस से एंगल है।
ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं बच्चों। यहाँ पर भी आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 1 होता है। इस रिजल्ट को भी अपनी कॉपी में मोटी हेडिंग में नोट कर लेना, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है बेटा। एल की वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको कई जगहों पर ये चीज काम देगा। अगला आ जाओ कोलिनियर वेक्टर, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। 2 और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर अगर दे आर पैरेलल, अगर बेटा दे आर पैरेलल और सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? 2 या 2 से अधिक वेक्टर, ये दोनों बच्चों कोलिनियर वेक्टर होंगे या पैरेलल वेक्टर होंगे। ठीक है, अगर इनका क्या हो बच्चों, देखो सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो यहां पर आप सभी बच्चे एक चीज हमेशा नोट डाउन कर लो कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी वेक्टर है बेटा, ये दो के दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं कब, अगर आप एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर लिख पाते हो तब। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर अगर आप लिख पाते हो तो आप क्या बोल देते हो कि ये दो के दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको दूं कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर अगर बच्चों मैं आपको दे दूं कि 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप, तो आप यहां से बच्चों ध्यान से देखो, आप यहां से ध्यान से देखो कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है ना। यहां पर आप ध्यान से देखो कि b वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहां पर बच्चों b वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द a वेक्टर है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि एक वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर अगर आप लिख सकते हो तो ये दो के दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, कोलिनियर होंगे। b वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द a वेक्टर लिख लिया, तो इसका मतलब बच्चों यहां से a वेक्टर और b वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। बात एकदम समझ आ रही है बच्चा? चलो यहां पर देखो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं आपके सामने है ना, यहां पर देखो कोलिनियर वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, यहां पर देखो आप कोलिनियर वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस टाइप के वेक्टर्स होते हैं बेटा। ये आपका देखो दो वेक्टर है जो कि नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर वेक्टर सेम डायरेक्शन में, कोलिनियर वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आ जाओ बेटा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, देखो 2 वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल अगर इनका मैग्नीट्यूड है बेटा सेम हो और डायरेक्शन जो है इनका सेम होना चाहिए, रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट एंड द रिटर्न ए इज इक्वल्स टू बी। बात समझ में आ रही है कि बच्चों दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल वेक्टर कब होंगे, जब इनका जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो, इनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, इनका जो डायरेक्शन सेम है बच्चा और इनका जो मैग्नीट्यूड है ये भी सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर इस दो वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दो का दोनों सेम है बेटा तो आप क्या कह देते हैं कि भैया ये दो के दोनों वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर हैं। अगर इसमें से मान लो आपका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है तो आप क्या कहोगे, भैया दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। अगर मान लो आपका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सही है, डायरेक्शन अगर गलत है तो आप क्या कहोगे, बेटा दो के दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन दो की दोनों फिलफिल होने चाहिए, जो कि अगर इनका डायरेक्शन और अगर इनका मैग्नीट्यूड दो का दोनों अगर सेम है बच्चों तो आप क्या कहोगे कि बोथ वेक्टर्स आर द इक्वल वेक्टर। और बेटा फ्री वेक्टर क्या होता है, जल्दी से यहां पर देख लो। फ्री वेक्टर रेफर टू अ वेक्टर विच इज नीदर अ पॉइंट नॉर अ लाइन, मतलब कोई ये ना तो पॉइंट होगा ना तो लाइन होगा। दैट समथिंग दैट कैन मूव फ्रीली अराउंड द स्पेस दो इट हैज अ फिक्स मैग्नीट्यूड एंड द फिक्स डायरेक्शन। कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि आप किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर है, आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मत चेंज करो और इसे आप कहीं पर भी लेके चले जाओ, ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, आप इस वेक्टर को कहीं पर भी आप लेके जा सकते हैं प्रोवाइडेड बेटा आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कहीं पर भी चेंज ना करें। बात समझ में आ रही है? एक वेक्टर को हम फ्री वेक्टर कब कहते हैं बेटा कि आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं अगर आप इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में कोई छेड़खानी ना करें तो। ठीक है, तो जो भी हमारे सिलेबस में है बेटा वो सब कुछ जो है फ्री वेक्टर के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब आ जाओ आप एडिशन ऑफ द वेक्टर के बारे में। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा काम लगता होगा। स्टार्टिंग से लेके एडिशन ऑफ द वेक्टर, हर जगह पर ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करते होंगे, रिजल्टेंट निकालते होंगे, है ना, बहुत सारी जगहों पे। तो बेटा ये चीज़ हर जगह आपको मतलब बहुत परेशान करने वाली है। यहाँ पर देखो आपके सामने दो वेक्टर गिवन है P एंड Q, दो वेक्टर मालूम है बेटा। ये दो के दोनों वेक्टर देखो फ्री वेक्टर हैं, P वेक्टर भी और Q वेक्टर भी। अब आप जानते हो बेटा कि अगर दो वेक्टर फ्री वेक्टर हैं तो आप Q वेक्टर को कहीं पर भी लेके जा सकते हैं कि नहीं।
तो भैया हम क्यू वेक्टर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेके आ रहे हैं। देखो क्यू वेक्टर को हमने डायरेक्शन भी नहीं बदला, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, हमने क्या किया, इसे बी के पास ला के रख दिया। यहाँ पर देखो बेटा ये कौन सा वेक्टर है, क्यू वेक्टर, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने जो जो पी वेक्टर है इसका जो टेल है और जो क्यू वेक्टर है इसके हेड से इन दोनों को मिला दिया। इसी रिजल्टेंट वेक्टर को हम कहते हैं बच्चों आर वेक्टर, एंड आर वेक्टर क्या होता है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। बात समझ में आ रही है बेटा। आर वेक्टर को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो ये आपका फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है आप इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, इस वेक्टर को यहाँ पर लाके रख दिया और यहाँ से ये क्या फॉर्मेशन होगा, किस चीज़ का, ट्रायंगल का। तो इसीलिए इसे कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द एडिशन। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द एडिशन। और ये इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इन दोनों वेक्टर को जस्ट आप जोड़ देते हैं तो यही आपका इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो बच्चों ये एडिशन ऑफ द वेक्टर दो मेथड से किया जाता है, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द एडिशन। तो पैरेललोग्राम वाले में हम क्या करते हैं बच्चों, ये आपका क्यू वेक्टर आप इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं ना। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसी क्यू वेक्टर को देखो यहाँ पर भी रखा, इसी क्यू वेक्टर को बच्चों हमने यहाँ पर भी रखा और इसी क्यू वेक्टर को यहाँ पर भी रखा। यहाँ पर देखो हमारे पास पी वेक्टर है तो यहाँ पर हमने पी वेक्टर को यहाँ पर भी लेके आ गए, पी वेक्टर को ऐसे करके, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखना कि बेटा यहाँ पर एक ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके टेल से इसकी वाली टेल जुड़ी हुई है, तो ये वाला तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ये वाला ट्रायंगल थोड़ा नोटिस करो, ये देखो आपका ट्रायंगुलर लॉ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ध्यान से देखो। क्योंकि यहाँ पर पहले वाले वेक्टर का जो हेड है दूसरे वाले वेक्टर का टेल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और पहले वाले वेक्टर का जो टेल है दूसरे वाले वेक्टर को हेड से हम जोड़ रहे हैं। समझ आ रहा है बेटा। तो यही आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर हो जाएगा आराम से। तो रिजल्टेंट वेक्टर बच्चों कितना हो जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। मजा आ रहा है रिवीजन में बेटा, फास्ट ट्रैक रिवीजन करते जाना और सब कुछ अपनी कॉपी में लिखते जाना, वीडियो पॉज कर करके, है ना। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताते भी चलना। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर आ जाओ। यही चीज़ें मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताई हैं, अभी अभी जस्ट मैंने आपको ये चीज़, इस चीज़ को समझा दिया कि पी वेक्टर को यहाँ पर रखोगे, क्यू को आप यहाँ पर रखोगे, पी को यहाँ पर रखोगे, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये चीज़ मैंने आपको बेटा समझा दी। अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। वेक्टर एडिशन जो होता है बच्चों वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि आप a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर लिखा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो b वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस c वेक्टर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो c वेक्टर प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर। आप मतलब इसे कैसे भी करके ऐड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। समझ में आया। तो बेटा वेक्टर एडिशन जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। बात समझ में आ रही है ना, आसान है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी देखो बेटा कि फॉर एनी थ्री वेक्टर, वेक्टर एडिशन जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्या होता है बच्चों, एसोसिएटिव होता है। दिस इज नॉट ए स्क्वायर, दिस इज ए बी, है ना। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लो हमारे पास तीन वेक्टर हैं, आप इन्हें ऐसे करके चाहे जोड़ लो, दो वेक्टर को एक साथ आप सी को अलग कर लो, यही बात बराबर होगी चाहे आप ए को अलग कर लो और बी सी को एक साथ में कर लो, दोनों बात बच्चों बराबर होगी, ठीक है, दोनों बात बराबर होगी। अब जल्दी से आ जाओ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर, ठीक है। आप किसी वेक्टर में बच्चों जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखो क्या क्या चेंजेज हो सकते हैं, ठीक है। एक बार आप सारे के सारे चेंजेज यहाँ पर देखो। यहाँ पर देखो हमारे पास ए वेक्टर है, जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, जब हमने इसी में 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो यही वेक्टर इस वेक्टर का 3 गुना हो गया। हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 3 से। नोट करना, हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है, 3 से। 3 क्या है बेटा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 3 क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव नंबर है। इसी वजह से बच्चों इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई, इसी वजह से इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। वेक्टर की डायरेक्शन तो देखो बेटा ए वाली ही है, बस ये वेक्टर क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये वेक्टर जो है ओरिजिनल वेक्टर का 3 गुना हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो ए वेक्टर ये है, 2a वेक्टर ये हो गया, मतलब ये वाला वेक्टर जो है इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में ही डबल हो गया। समझ में आ रहा है बेटा। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, जैसे मान लो ये आपका वी वेक्टर है ना, इसमें जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो ये वी वेक्टर इसी की डायरेक्शन में ही 3 गुना हो गया। इस वेक्टर का आधा, ये देखो हाफ वेक्टर हो गया, इस वाले वेक्टर का आधा हो गया इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पर देखो ये -2v वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसकी डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर का डबल हो जाएगा। बात समझ में आई। तो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से वेक्टर छोटा बड़ा होगा और प्लस माइनस के हिसाब से वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी।
अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर। जैसे मान लो आपके पास कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है बच्चा, इसमें अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखो आप एक वेक्टर ए है ना, तो इसमें लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका लैम्डा जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर मैंने आपको यूनिट वेक्टर आपको बता ही दिया है कि अगर आपके पास कोई यूनिट वेक्टर है आप इसे कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर अपॉन उसी के मॉड से आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एनी जीरो स्केलर के अगर आप किसी भी कांस्टेंट से किसी भी स्केलर से जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, जीरो वेक्टर ही आ जाएगा, ठीक है, जीरो वेक्टर ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ लेंथ ऑफ एनी वेक्टर। तो बेटा यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ किसी भी वेक्टर का क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास ये पॉइंट है, दिस वन इज द ओ, दिस इज द ओ पी एंड दिस कोऑर्डिनेट इज द एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ बेटा। तो यहाँ से आपके पास मॉड ए पी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ओ पी, ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द ओ पी। क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड बच्चा कितना होता है इस वाले वेक्टर का, इस वाले वेक्टर में जो भी ये वेक्टर होगा इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों इसका मैग्नीट्यूड। आई होप आप सभी बच्चों को ये चीज़ें मालूम होगी, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर कुछ इस तरीके के गिवन है, मतलब a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और b1 i कैप प्लस b2 j कैप b3 k कैप, अगर आप इन दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं बेटा तो कैसे क्या होता है, एक बार यहाँ पर आप सीन देख लो। वैसे आप सभी लोग जानते भी होंगे इसको बाय द कॉमन सेंस। यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास दो वेक्टर हैं, कौन कौन से वाले, ए आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, दूसरा वेक्टर है b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। जब भी आप इन्हें जोड़ोगे बेटा तो i वाले कोफिशिएंट एक साथ जोड़ोगे, j वाले कोफिशिएंट्स आप एक साथ जोड़ोगे और k वाले कोफिशिएंट्स आप एक साथ में जोड़ोगे। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा, i वाले कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, a1 b1 मतलब a1 प्लस b1 प्लस i कैप प्लस j वाले एक साथ में जोड़ोगे a2 प्लस b2 j कैप प्लस k वाले एक साथ a3 प्लस b3 k कैप, ठीक है, एकदम बराबर है। सिमिलरली बेटा आप माइनस में भी करोगे, आई वाले आई के साथ माइनस करोगे, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ में माइनस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी बेटा कितना हो जाएगा, a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप, ये चीज़ आ जाएगा एकदम सिंपल सा। सिमिलरली बेटा अगर आपके पास यहाँ पर कोई वेक्टर है कि अगर a1 इज इक्वल टू b2, देखो यहाँ पर क्या लिखा है ये, अगर हमारे पास a1 इज इक्वल टू b1 लिखा है और a2 इज इक्वल टू b2 लिखा है ना, और अगर a2 इज इक्वल टू b2 लिखा है और a3 इज इक्वल टू b3 लिखा है, ठीक है। ये बेटा क्या चीज़ है, अगर हमारे पास दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं तो इक्वल वेक्टर बच्चों कैसे क्या होता है, देखो आप यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर इक्वल वेक्टर है, ध्यान से देखना है ना, अगर दो वेक्टर बेटा इक्वल वेक्टर हैं, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और दूसरा वेक्टर है बच्चों b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये दो के दोनों वेक्टर बच्चों इक्वल वेक्टर होंगे कब, जब इनके i वाला कोफिशिएंट्स इक्वल हो, a1 इज इक्वल टू b1, जब इनके j वाला कोफिशिएंट्स बच्चों इक्वल हो, a2 इज इक्वल टू b2, जब इनके k वाला भी कोफिशिएंट्स इक्वल हो, a3 इज इक्वल टू b3, ठीक है। तो बच्चों ये दो के दोनों वेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा यहाँ पर और आप देख लो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर a जो है गिवन है, इसमें आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं लैम्डा से, तो बेटा ये जो लैम्डा है हर एक जगह मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप, ठीक है। चलो अब जल्दी से इधर आ जाओ, जल्दी से इधर आ जाओ। देखो इसमें क्या क्या लिखा है बेटा कि अगर हमारे पास a b दो वेक्टर हैं और k और m आपके पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो कि दो वेक्टर देखो यहाँ पर सेम है बेटा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा काम लगने वाला नहीं है, बट आपकी एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए बताना जरूरी है, अदरवाइज सवालों में ये सब चीज़ें कहीं भी नहीं पूछी जाने वाली है कि भैया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिख के बताओ, ऐसा कहीं भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो ये दो के दोनों वेक्टर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों स्केलर को ऐड कर दिया। यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक वेक्टर है, तो यहाँ पर दो स्केलर मल्टीप्लाइड है, तो इन स्केलर को आप कैसे भी करके मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दो वेक्टर है, इसमें एक k से स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये दो का दोनों क्या हो जाएगा, k को एक बार a से मल्टीप्लाई, एक बार k को b से मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। ये चीज़ एकदम क्लियर है, बहुत ही आसान सी चीज़ है। कोलिनियर वेक्टर बेटा मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर हैं तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर लिख देते हैं, मतलब a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द v वेक्टर। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर देखो आप ए वेक्टर आपको क्या गिवन है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप।
आपके पास बी वेक्टर क्या गिवन है बेटा, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ये दो के दोनों वेक्टर बेटा कोलिनियर है। यहाँ पर देखो आपका ये जो b वेक्टर है इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द a वेक्टर लिखा है कि नहीं, लिखा है ना, b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द a वेक्टर लिखा है। यहाँ से बेटा हमने क्या किया, लैम्डा को देखो हर एक जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, लैम्डा a1 i कैप प्लस लैम्डा a2 j कैप प्लस लैम्डा a3 k कैप। ठीक है, अब बेटा ये दो के दोनों वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर हैं तो यहाँ पे i वाला कोफिशिएंट इक्वल होगा। देखो b1 i कैप इज इक्वल टू लैम्डा a1 हो जाएगा, सिमिलरली b2 जो है इक्वल टू लैम्डा a2 हो जाएगा, सिमिलरली b3 हो जाएगा बेटा लैम्डा a3। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट आ गया कि b1 बाई a1 इज इक्वल टू b2 बाई a2 इज इक्वल्स टू b2 बाई a3, सॉरी b3 बाई a3 इज इक्वल टू लैम्डा। एकदम समझ आ रहा है बेटा, बहुत ही आसान सा है ना, बहुत ही आसान सा है कि अगर हम एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर लिख सकते हैं तो हमारे पास दो के दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों, को लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा टाइम्स लिख के बस ऐसे ही कंपैरिजन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये नीचे वाली चीज़ ये आपकी डायरेक्शन कोसाइन के बारे में लिखा है, मैंने ये भी आपको बता दिया है कि जो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप होता है इसे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। वैसे तो बच्चों डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज का ये जो मेन फंडा है ये आपको काम आता है पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वेक्टर में आपको ऐसा कोई काम नहीं आता। तो इसके बारे में जो भी डिटेल चीज़ें होंगी हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ लेंगे। अब जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्स वाई जेड सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर द इक्वल। अब बच्चों आप जानते हो कि अगर दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर हैं, है ना, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं आई जे के वो हमेशा इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि आई वाला कोफिशिएंट इधर का, जे आई वाला इधर का इक्वल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 2, इधर वाला जे का इधर वाला जे का इक्वल हो जाएगा, मतलब 2 इज इक्वल्स टू वाई, और इधर वाला जेड का और इधर वाला मतलब इधर वाला के का उधर वाला के का इक्वल हो जाएगा, जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास एक्स वाई जेड की देखो वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 1। जल्दी से इस क्वेश्चन पर आ जाओ, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो बेटा मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए अपॉन मॉड ऑफ ए, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड बेटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इज अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली बेटा हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन 9 4 13 प्लस रूट ऑफ 14। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो बेटा ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे कि अगर आपको कभी भी वेक्टर निकालना हो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में और आपको दिया है कि भैया इतने मैग्नीट्यूड का निकालो, तो आप सिंपल सा काम ये करोगे, आप सबसे पहला काम इसमें क्या करो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के जितना भी मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन वेक्टर डायरेक्शन में चाहिए हो, जितने भी मैग्नीट्यूड का, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू यहाँ पर ए वेक्टर आपको क्या गिवन है, आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास वेक्टर क्या आ गया, आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन रूट ऑफ 5। समझ में आया, समझ में आ गया बेटा। तो कहीं पर भी अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए कि भैया इस वेक्टर का आप वो वेक्टर बताओ जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो और जिसका मैग्नीट्यूड कुछ हो, तो सिंपल सा काम करना कि आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना और यूनिट वेक्टर निकालने के बाद जितने भी मैग्नीट्यूड का आपको चाहिए हो उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर आपको निकालना है बेटा। तो यहाँ से मैंने आपको बता रखा है कि आपके जो डीसीज होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप माइनस एन के कैप होता है ना। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास एल कितना आ गया, एल आ गया 1, एम इज इक्वल टू आ गया 1 और एन इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। बात समझ में आया, बात समझ में आया, यही हो गया आपका डीसीज और यही हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो भी। ठीक है, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। बेटा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कहने का मतलब ये होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे मान लो आपके पास ए वेक्टर यहाँ पर कोई गिवन हो, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये गिवन है। और दूसरा वेक्टर बच्चों यहाँ पर आपको b मालूम हो कि a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस
C2 k कैप, ठीक है। तो बेटा यहाँ से लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, देखो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ए बी वेक्टर आपका हो जाता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और बी वेक्टर यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप माइनस ए वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आपका i कैप का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो, A2 माइनस A1, j कैप का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा B2 माइनस B1, और k कैप का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बेटा C2 माइनस C1, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास ए बी वेक्टर, ये आ जाएगा आपका ए बी वेक्टर, ठीक है बेटा, ए बी वेक्टर ये आ जाएगा। अब सेक्शन फॉर्मूला आ जाओ। आप सभी लोग बच्चे जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है ना। सेक्शन फॉर्मूला कितने टाइप का होता है बच्चों, 3 टाइप का। पहला कौन सा होता है, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, हेडिंग डाल लेना बच्चों, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मान लो दिस वेक्टर इज द बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज द बी वेक्टर, और सी वेक्टर आपके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट है जो कि ए और बी को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप सी के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली कैसे लिखते हैं बेटा, सी के कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है एम बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ऑफ ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है बेटा। और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला भी आपको जानते हैं, बस यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, आपका नेगेटिव हो जाता है। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बस यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाता है। जैसे मान लो आपके पास दिस वेक्टर इज द ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज द बी वेक्टर, और आपको सी वेक्टर निकालना है, जहाँ पर ये सी वेक्टर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। तो यहाँ से बच्चों सी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और बेटा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कोऑर्डिनेट है ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, और सी आपके बीच में कहीं पर है बेटा, बीच में मिड पॉइंट है सी। तो यहाँ से सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, ये हो जाएगा आपका सी का कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो बेटा ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल्स टू मॉड ए, तो यहाँ से मॉड ए बच्चा कितना हो जाएगा, मॉड ए इज इक्वल टू, देखो इसको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है ना, तो बस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर ही तो आप करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ से बच्चा ये कितना हो जाएगा, √3। सिमिलरली आप बी भी निकाल सकते हैं, मॉड बी भी निकाल सकते हैं, √2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, ऐसे ही करके। यहाँ पर दिस इज द माइनस, दिस इज द माइनस। सिमिलरली बेटा आप सी का भी मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं, 1/√3 आई का 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर प्लस 1/√3 स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई सो दैट द वेक्टर एंड दीज आर द इक्वल वेक्टर। बेटा क्या कह रहा है कि ये दो के दोनों भैया इक्वल वेक्टर हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो क्या चीज़, 2i + 3j इज इक्वल्स टू xi + yj, ठीक है। तो यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल्स टू आपका 3 आ गया, आपको ऑलरेडी करा रखा है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। आप इस क्वेश्चन को आराम से करना, खुद ही करना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिरकार इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है बच्चों, मैंने आपको यूनिट वेक्टर निकालना सिखा रखा है कि आप किसी वेक्टर को उसी से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाता है, ठीक है बेटा। चलो अब ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेयर पी क्यू आर द पॉइंट दिस वन रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, देखो यूनिट वेक्टर निकालना है बच्चों, यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट दे रखा है, दिस वन इज द पी, दिस वन इज द क्यू, और पी पॉइंट है बेटा 1 2 3। आप 1 2 3 को वेक्टर के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं इसको देखो वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और क्यू वेक्टर आपके पास क्या गिवन है बेटा, 4i कैप प्लस 5j कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये चीज गिवन है। तो बच्चों यहाँ से आपके पास पी क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से पी क्यू वेक्टर हो जाएगा क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, एंड इट विल बी क्यू वेक्टर बच्चों कितना है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस, यहाँ पर बच्चा पी वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k कैप, ठीक है। तो बेटा यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, 4 - i हो जाएगा आपका 3i वेक्टर, 5 - 2 हो जाएगा आपका 3j वेक्टर, और 6 - 3 कितना हो जाएगा आपका 3k वेक्टर। ये चीज़ आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर।
और सॉरी ये वेक्टर आ जाएगा आपका लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू वेक्टर। और बच्चों आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बस अब आप क्या करोगे, पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू निकाल लो, ठीक है। अब बेटा ये आपके लिए होमवर्क है, अब आप इसको आराम से फाइंड आउट करना है ना। पी क्यू वेक्टर देखो आपके पास गिवन है, बस आप इसी के मैग्नीट्यूड से यहाँ पर डिवाइड कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो बच्चों यही आपका आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। बस अब आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप इसे सिंप्लीफाइड करके मुझे बताओगे कि आखिरकार इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। फाइंड द गिवन वेक्टर, आपके पास देखो यहाँ पर ये वेक्टर गिवन है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आप फाइंड आउट कर लो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर कितना है बेटा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो बस हमारे पास देखो ए प्लस बी वेक्टर आ गया ना, तो 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे प्लस जे, तो ये तो कट गया, और 2k माइनस के यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, के कैप, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर बच्चा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और देखो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी आई गया, आई प्लस के अपॉन उसका रूट, उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा बेटा, √2 आ जाएगा। तो अब आप सिंपल सा यहाँ पर लिख सकते हैं आई कैप प्लस के कैप अपॉन इसका अंडर रूट, मतलब इसका कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा, बस करते जाओ, बस एकदम हिम्मत नहीं हारना है। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है बेटा। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर निकाल लोगे। मान लो दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, आप क्या करोगे बेटा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू यहाँ पे क्या कर दोगे, 8 कर दोगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। शो दैट द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन आर द कोलिनियर। आप क्या करते हैं बेटा, अगर मान लेता हूं मैं दिस वेक्टर इज द ए वेक्टर एंड दिस वन इज द बी वेक्टर, आप जानते हो बेटा कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स आप लिख सकते हैं ना। तो बस सिंपल सा आप यहां पर देख लो, यहां पर आप बेटा ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू, यहां से आप -2 कॉमन ले लो, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा बेटा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो बेटा यहां पर अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं, दिस वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ दिस वन। कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ए वेक्टर जो है ये लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर आ गया। इस वजह से बेटा ये दो के दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है ना, बहुत ज़्यादा आसान सा सवाल है। ये वाला वेक्टर देखो आप -2 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर है, और जहां पर भी आप जानते हैं कि अगर आपका जो एक वेक्टर है दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स अगर आ रहा है तो ये दो के दोनों वेक्टर क्या होते हैं बेटा, कोलिनियर होते हैं। इस वजह से ये कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत है बेटा, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाओ, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। बहुत आसान सा सवाल है, ये आपका होमवर्क है, बहुत ही इजीएस्ट सवाल है बच्चा, मैंने आपको करा रखा है डायरेक्शन कोसाइन। ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। बेटा ये भी बहुत आसान सा सवाल है कि आपके पास एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट आपके पास बी गिवन है। ए आपको गिवन है, देखो मैं इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, देखो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बेटा इसको भी आप यहाँ पर वेक्टर के फॉर्मेट में लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बेटा बी वेक्टर आपका कितना हो जाएगा, देखो -i कैप माइनस 2j कैप प्लस का k कैप, ठीक है। तो बेटा यहाँ से ए बी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। तो अब आपका काम सिर्फ इतना सा है, बस आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लो, और जो आई जे के कोफिशिएंट होंगे वही क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। तो बेटा बस आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप बी माइनस ए वेक्टर निकाल लो, और उसके बाद उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, यही क्या हो जाएगा बच्चों, उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट पे, अब हम आ जाते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट पे, ठीक है। बेटा ये स्केलर प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को देखो हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं बच्चों।
बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, जैसे मान लो दिस वन इज द ए वेक्टर एंड दिस वन इज द बी वेक्टर, और इनके बीच का बेटा जो एंगल है वो थीटा है, तो आपका ए डॉट बी जो होता है, आपका जो ए डॉट बी होता है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है, जहां पर आपका थीटा जो है बेटा वो 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, थीटा जो है बेटा वो कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके पाई के बीच में होता है। ठीक है, थीटा क्या होता है बेटा, 0 से लेके 2 पाई के बीच में होता है। यहां पर देखो क्या कह रहा है, अगर आपका ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है तो थीटा जो है आपका डिफाइन नहीं होता। इन दिस केस ए डॉट बी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज आप पीपीटी से लिख लेना। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट बच्चों कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, एकदम करेक्ट है, कोई डाउट अभी तक नहीं है ना। चलो अब जल्दी से आ जाते हैं बेटा इसमें, जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर देखो कुछ ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास बच्चों ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आ जाएगा ना। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ पर भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो वहाँ पर आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है बेटा, अब पहले पॉइंट पर आ जाओ। ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। भैया ए डॉट बी हमेशा क्या होता है, एक स्केलर आता है ना, एक क्या आता है बच्चों, स्केलर आता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमेशा रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ए डॉट बी क्या आएगी बेटा, एक वैल्यू आएगी। दूसरा पॉइंट पढ़ो, लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 अगर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर द परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। बेटा ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, 0 होता है। आप इसी से समझ सकते हो कि ए डॉट बी बेटा क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो भैया इनके बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दो वेक्टर के बीच अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं बेटा तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब होता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों चीज होती है एक दूसरे की सापेक्ष, एक दूसरे के ऑपोजिट, है ना। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी 0 होगा, अगर ए डॉट बी 0 होगा तो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दोनों बातें सही होती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा देखो अगर थीटा आपका 0 है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ए इंटू मॉड बी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ए डॉट बी क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ए इंटू मॉड बी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ए डॉट ए कितना होता है, ये भी पॉइंट देखो, ए डॉट ए कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। यहीं से सोचो कि अगर ए डॉट ए करोगे तो इनके बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मॉड ए इंटू मॉड ए, तो ये मॉड ए इंटू मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा। थीटा इन दिस केस इज 0 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर थीटा पाई है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस टाइम्स ऑफ मॉड ए मॉड बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है। समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चों को देखो कुछ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि आई डॉट आई क्या होगा। आई डॉट आई को आप यहाँ पर पुट कर दो, आई डॉट आई क्या होता है, मॉड आई स्क्वायर, और मॉड आई कितना होता है, 1 होता है ना। यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना बेटा, मॉड आई इज इक्वल्स टू मॉड जे इज इक्वल टू मॉड के इज इक्वल्स टू 1। इस चीज़ को लिख लेना, है ना। मॉड आई इज इक्वल टू मॉड जे इज इक्वल्स टू मॉड के इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये यूनिट वेक्टर ही होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ये यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनका जो मॉड होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है। अगला चीज देखो, द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर इज क्या है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और यहाँ से जब आप थीटा निकालोगे तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स में हो जाएगी, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, और बेटा यहाँ पर जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये क्या होते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव होता है। जैसे मान लो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू आप 3 इंटू 2 लिख देते हो ना, कम्यूटेटिव होते हैं दो नंबर। सिमिलरली बेटा कुछ थोड़ा सा उसी तरीके से सोच सकते हो, हालांकि ऐसे नहीं होता। मतलब ये मत समझ लेना इस तरीके से, दो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आता है, स्केलर आता है, तो इसका भी स्केलर आएगा। बस ऐसे समझ लेना, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा आपका। ठीक है,
यहाँ पर आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। देखो, अगर मान लो हमारे पास कहीं पर भी दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं और बाहर कोई वेक्टर ए वेक्टर है, तो आप क्या करोगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर दोगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर दोगे, ठीक है। और मान लो जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है ए, इसमें अगर लैम्डा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस लैम्डा को बच्चा आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लैम्डा को आप बाहर निकाल लें, दोनों वेक्टर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लें, मतलब कैसे भी करके बेटा आप कर सकते हैं, कैसे भी करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वगैरह इतने काम की चीज़ें नहीं है हमारे बोर्ड पर्सपेक्टिव के लिए। जो काम की चीज़ है बेटा वो ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन हम कैसे निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन हम कैसे निकालते हैं बेटा, इसको एक बार ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई दो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज द बी वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज द ए वेक्टर, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप ध्यान से दो पॉइंट समझ लो। पहला है कि प्रोजेक्शन ऑफ, लिख लेना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर बेटा लिखने का तरीका क्या है, एक बार वो देख लो कि किसका प्रोजेक्शन निकालना है, ए वेक्टर का ना, तो आप ए वेक्टर पहले लिखो। बी वेक्टर का, बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है तो जिस पर निकालना है उसका आप यूनिट वेक्टर ले लो, बी अपॉन मॉड बी ले लो। समझ में आया? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पर, तो जिसका निकालना है उसको ऐसे लिख लो, ए वेक्टर। किस पर निकालना है, बी पर निकालना है ना, तो यहाँ से बी का यूनिट वेक्टर ले लो, मतलब बी अपॉन मॉड बी ले लो, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज नोट डाउन करो, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ना, तो आप बी वेक्टर को पहले लिख लो। किस पर निकालना है, ए वेक्टर पर निकालना है ना, तो ए वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर ले लो, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ठीक है बेटा, बराबर है। बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्शन वेक्टर को लिख लोगे, बहुत ही आसान सी टेक्निक आपको सिखा दी है। अब जल्दी से आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पर। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद द मैग्नीट्यूड ए 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, है ना। क्या कह रहा है बेटा कि आपके पास यहाँ पर कोई भी दो वेक्टर है इस तरीके से, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, इनके बीच का क्या निकालना है बच्चों, हमें एंगल निकालना है ना। और यहाँ पर बेटा आपके पास क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर आपके पास दे रखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 और मॉड ए इज इक्वल टू 1 दे रखा है, मॉड बी इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कॉस थीटा कितना होता है बेटा, कॉस थीटा होता है आपका ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी होता है, ठीक है। तो ए डॉट बी बच्चा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया बेटा। तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, थीटा कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 60 डिग्री या π/3 या π/3, ठीक है, समझ आ गया। चलो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द वेक्टर। देखो क्या दे रखा है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है इस पर। मैंने आपको क्या बोला, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसे पहले लिखो, जिस पर निकालना है उसका यूनिट वेक्टर ले लो, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर, ठीक है। यही हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन। तो बेटा यहां पर आप प्रोजेक्शन वेक्टर लिख लो, 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर डॉट, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर अपॉन, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, इसका मॉड, ठीक है। यहां पर बच्चों आप एक चीज और नोट डाउन कर लो, यहां पर आप एक चीज और नोट डाउन कर लो, है ना। प्रोजेक्शन के पहले बच्चों आप एक चीज और नोट डाउन करो, यहां पर एक पॉइंट और ऐड ऑन कर लो सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर ए वेक्टर कुछ इस तरीके से गिवन हो, कोई भी बच्चा ए वेक्टर अगर आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन है, देखो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, है ना। और दूसरा वेक्टर बच्चा बी वेक्टर अगर आपके पास कुछ इस तरीके से गिवन हो, b1 a2i कैप प्लस b2j कैप ले लेते हैं। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो प्लीज़ आप सभी बच्चे इसे यहाँ पर नोट डाउन जरूर करना, है ना। ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया। ए वेक्टर इज दिस वन एंड बी वेक्टर आपके पास गिवन है बेटा a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो बेटा यहाँ से आपका a डॉट बी जो होता है वो कैसे निकालते हो, देखो बस आप i वाले कोफिशिएंट को एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ से a1 है, यहाँ से a2, तो ये हो जाएगा a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 हो जाएगा b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2,
ये डायरेक्ट रिजल्ट आप सभी बच्चे याद रखना कि अगर आपके पास दो वेक्टर जो हैं इस तरीके से लिखे हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब भी हम निकालना होता है तो आप सिंपल सा काम करते हैं, आई वाले कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे वालों को कर दो, प्लस के वाले को कर दो, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, अब इस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो यहाँ पर अब आप देखो आपके पास दो वेक्टर ऊपर लिखे, बस आपको क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आई वाले कोफिशिएंट एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1 अपॉन, यहाँ से बच्चा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। यही बेटा आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा प्रोजेक्शन। और ऊपर कितना आ जाएगा, ऐड कर लो बेटा 2 + 6 + 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1 रूट ऑफ 6, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा 10/√6 आ जाएगा, 10/√6 आ जाएगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। a इज द यूनिट वेक्टर दैट मीन्स कि mod a इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर बेटा देखो क्या लिखा है, x - a x + a इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा a + b, देखो कुछ इस टाइप से लिखा है ना, a + b × a - b इज इक्वल्स टू कुछ लिखा है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, mod ऑफ x² - mod ऑफ a² इज इक्वल टू 8। तो mod a हमारे पास देखो गिवन है 1 गिवन है, mod x² - 1 इज इक्वल टू 8, mod x² इज इक्वल्स टू 9, है ना। तो यहाँ से बच्चा mod x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन mod x कभी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से बच्चा mod x क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास mod x कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। जल्दी से आ जाओ, शो दैट द पॉइंट दीज आर द कोलिनियर। क्या कह रहा है बेटा, ये पॉइंट को शो करना है कि आपके ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो आप सिंपल सा एक काम करो, इनके बीच का cos थीटा निकाल लो और आप ये चीज़ शो कर दो कि भैया इनके बीच का जो cos थीटा है ना वो क्या है 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिनियर हो जाएंगे। जैसे मान लो ये रहा आपका a, ये रहा आपका b, ये रहा आपका c। यहाँ से आप क्या करो, ab वेक्टर निकाल लो, ab वेक्टर निकाल लो, ac वेक्टर निकाल लो। अब उसके बाद क्या कर दो, cos थीटा निकाल लो, किसके बीच का, AB वेक्टर डॉट AC वेक्टर अपॉन mod AB mod AC से cos थीटा निकाल लो। और ये चीज़ प्रूव कर दो भैया कि इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है 0 डिग्री है। और जैसे 0 डिग्री आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है कि दो लाइन के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री आता है तो ये वेक्टर सारे के सारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा AB वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो AB वेक्टर आ जाएगा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, है ना। AB वेक्टर क्या आ जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो यहाँ पर लिखते चलो, AB वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो B वेक्टर हमारे पास कितना है, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप माइनस A वेक्टर कितना है, दिस वन माइनस 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बताओ, ये कितना आ रहा है बेटा 2I प्लस 3I। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 3I आ जाएगा। यहाँ से 2J माइनस 2J, तो यहाँ से 0 आ जाएगा। और यहाँ से 3K माइनस 5K, तो हमारे पास आ जाएगा -5 - 3 2K कैप, ठीक, ये आ गया। सिमिलरली बेटा आप AC वेक्टर भी निकाल लो, यहाँ से आ जाएगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो C वेक्टर हमारे पास कितना है 7I कैप प्लस K कैप माइनस A वेक्टर हमारे पास कितना है बेटा, दिस वन माइनस 2I कैप A वेक्टर, है ना, माइनस 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप। तो यहाँ से बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 7 + 2 9I कैप आ जाएगा, 9I कैप आ जाएगा। और यहाँ से J कैप कितना आ जाएगा -2J कैप आ जाएगा। और यहाँ से K कैप कितना आ जाएगा बेटा 5 - 5K प्लस 4 कितना आ जाएगा -5 + 1, तो यह आ जाएगा आपका प्लस का 4, प्लस 4 नहीं बेटा -4 आएगा, है ना, -4 आएगा। कैलकुलेट करके आप सभी बच्चे देखना -4K आएगा ना, यहाँ से -5K एंड दिस वन। अब बेटा आपको क्या करना है, AB डॉट AC निकालना है, AB डॉट AC निकालना है।
है ना, ए बी डॉट ए सी ही निकालना है। तो उसके बाद आपके यहाँ से आप चेक करो कि ए बी डॉट ए सी आपका कितना आ रहा है। अगर बेटा आपका ए बी डॉट ए सी ये सब कुछ कॉस थीटा यहाँ से अगर आपका 0 डिग्री आ जा रहा है तो आपके ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे कोलिनियर हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स बच्चों क्या है, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं कोलिनियर होगा। ऑब्वियसली ये आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमें शो करना है कि भैया ये जो है कोलिनियर पॉइंट है। इनको निकालने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है बेटा, डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हो। ए बी की डिस्टेंस निकाल लो, बी सी की निकाल लो, उसके बाद आप ए सी की भी डिस्टेंस निकाल लो, है ना, मॉड निकाल के आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि भैया ये तीन के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, तो बच्चा आप यहाँ से ए बी की डिस्टेंस निकाल लेना। दूसरा तरीका ये है कि आप ए बी की डिस्टेंस निकाल लेना, बी सी की डिस्टेंस निकाल लेना, आप ए सी की डिस्टेंस निकाल लेना। देखना कि क्या ए सी, आप चेक करना कि क्या ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए बी आ रहा है। समझ रहे हो, क्या ए सी इज इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस क्या बी ए प्लस बी सी के बराबर आ रही है। अगर आएगी तो आप क्या कह देंगे कि ये तीन के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है बेटा, तो जल्दी से आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा जल्दी से आ जाओ, ए क्रॉस बी कितना होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। साइन थीटा एन कैप होता है, ये होता है आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, दो वेक्टर का बच्चों जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर होता है। इसे लिख लेना, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बेटा, एक वेक्टर होता है। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होता है। ठीक है, बराबर है, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर होता है। तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर देखो दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इज द बी वेक्टर, और इनके बीच का जो एंगल है बेटा वो थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एन वेक्टर होता है जो कि यूनिट वेक्टर होता है ना। एन वेक्टर क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। यहाँ पर लिख लेना, एन वेक्टर क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। अगर एन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दो चीज़ जरूर लिख लेना एन वेक्टर के बारे में। और बच्चों जो एन वेक्टर की डायरेक्शन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप यहाँ पर ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपने पंजे को रखें और इसे बी वेक्टर की तरफ घुमाएं। ये जो थंब की डायरेक्शन होती है यही होती है आपके एन वेक्टर की डायरेक्शन। सिमिलरली आप बी वेक्टर के डायरेक्शन में अपने पंजे को रखें और ए की तरफ घुमाएं, और जो ये थंब की डायरेक्शन होती है यही होती है आपके एन वेक्टर की डायरेक्शन। तो बेटा एन वेक्टर अगर मान लो आप आपके इस प्लेन में ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर ये है, तो एन वेक्टर आपका ये भी हो सकता है और एन वेक्टर आपके इस बोर्ड के अंदर वाला भी वेक्टर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ से ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन वेक्टर, और जहाँ पे जो आपका थीटा है बेटा वो 0 से पाई के बीच में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है बेटा, एन वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, राइट हैंडेड सिस्टम से। राइट हैंडेड सिस्टम यही होता है कि आप ए की डायरेक्शन में बी की तरफ घुमाएं, आपके जो ये थंब की डायरेक्शन है यही आपके एन वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलो अब यहाँ पर देखो कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशन है, एक एक पॉइंट समझते चलना। बेटा ए क्रॉस बी हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर होता है। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में ही लिख दिया था कि ए क्रॉस बी हमेशा क्या होता है बच्चा, एक वेक्टर होता है। इनफैक्ट ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर लिख लो, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, लिख लेना इसको, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट देखो, लेट ए एंड बी विद द टू नॉन जीरो वेक्टर व्हेन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। अगर आपका ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, इफ एंड ओनली इफ दोनों वेक्टर क्या होंगे बच्चा, पैरेलल होंगे। बात समझ में आ रही है। अभी तक हमने क्या सीखा था बेटा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में क्या कंडीशन होती है कि आप एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स इज इक्वल्स टू द सेकंड वेक्टर आप लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द बी वेक्टर, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके अलावा आप और कैसे लिख सकते हैं बेटा कि ए क्रॉस बी उनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है बच्चा, तो आप क्या कह देते हैं भैया, वो दो के दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अगर दो वेक्टर बेटा एक दूसरे के पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे तो उनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है तो दो वेक्टर आपस में पैरेलल भी हो जाएंगे, उल्टा भी आप बोल सकते हैं। इसके अलावा बेटा देखो, ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो
ए क्रॉस बी है, जो हमारा ए क्रॉस बी है ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, एन वेक्टर होता है ना, एन कैप। अगर बेटा ए क्रॉस ए आप लेंगे, अगर आप ए क्रॉस ए सेम वेक्टर लेंगे तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। दो सेम वेक्टर के बीच का थीटा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ए क्रॉस ए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली ए क्रॉस माइनस ए कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आपका थीटा क्या हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट, आप अगले पॉइंट पर आ जाओ। अगर बेटा थीटा आपका π/2 है तो आपका ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आ जाएगा। अगर आपका थीटा जो है π/2 है तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा बेटा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आ जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन आप यहाँ से ध्यान से देखो, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल्स टू 0 आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं। क्यों भैया, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप खुद ही देखो ए क्रॉस ए क्या होता है, 0, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, आई क्रॉस जे कितना होता है बेटा, के होता है। जे क्रॉस के कितना होता है, आई होता है। के क्रॉस आई कितना होता है, जे होता है। यहाँ पर आप ये साइक्लिक रूल आप फॉलो करना। यहाँ पर देखो आपके लिए एक साइक्लिक रूल है, आप इसे फॉलो करना बेटा। दिस वन इज द आई, दिस वन इज द जे एंड दिस वन इज द के वेक्टर। ठीक है, देखो आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है। जे क्रॉस के कितना होता है, आई होता है। और के क्रॉस आई कितना होता है बेटा, जे होता है। बात समझ में आई? इसे कहते हैं साइक्लिक रूल। तो ये भी चीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि आई क्रॉस जे कितना होता है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाओ बेटा। यहाँ पर अब आप आ जाओ कि हमारे पास ए क्रॉस बी कितना था बच्चा, ए क्रॉस बी था मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, एन क्रॉस था ना, एन वेक्टर था। तो बेटा अगर अब मैं दोनों साइड अब मैं मॉड ले लूँ, दोनों साइड अगर मैं मॉड ले लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ साइन थीटा मॉड ऑफ एन वेक्टर आ जाएगा। और बेटा मॉड ऑफ एन वेक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। और मॉड साइन थीटा बेटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। और 0 से पाई के बीच में बेटा थीटा कितना होता है, 0 से पाई के बीच में थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। और बेटा 0 से पाई के बीच में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसी वजह से आपका ए क्रॉस बी बच्चों कितना हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा। आपका ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा साइन थीटा कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो इस रिजल्ट का कहीं बहुत ज़्यादा काम नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, अगली चीज़ देखो क्या लिखा है कि जो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है ये जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता बेटा। इनफैक्ट यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाता है। कहीं पर भी अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं और अगर आपको कहीं पर बी क्रॉस ए करना है तो आप माइनस का साइन आप क्या करना, बाहर निकाल लेना। ठीक है, समझ में आया? तो बेटा यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखिए, सारी चीज़ें यही लिखिए। अच्छा, जैसे मैंने आपको वहाँ पर साइक्लिक रूल बताया था, यहाँ पर उसी साइकिल का जब आप उल्टा चलाओगे तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस का के हो जाएगा, है ना। जब आप उसी साइकिल को बेटा उल्टा चलाओगे, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। आई क्रॉस के हो जाएगा, माइनस जे वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आप खुद ही एक बार इस साइकिल पे फोकस करो। दिस वन इज़ द आई वेक्टर, दिस वन इज़ द जे वेक्टर, दिस वन इज द के वेक्टर। ठीक है, आई क्रॉस जे कितना होता है, के जे क्रॉस के कितना होता है, आई के क्रॉस आई कितना होता है, जे। अब आप जस्ट इसी का उल्टा चलाओ, आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे, है ना। यहाँ पर देखो लिखा होगा आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, माइनस जे। इस वाली डायरेक्शन में आप चलाओ तो आपका जो वेक्टर आएगा वो सारा का सारा कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस का के। यही यहाँ पर देखो नोट डाउन कर रखा है, यही यहाँ पर लिख रखा है। आप इन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा आ जाता है बच्चों एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला आप सभी के सभी बच्चे नोट डाउन कर लेना। जैसे यहाँ पर देखो बेटा, ये वेक्टर हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और बेटा ए बी सी के लिए हमारे दो वेक्टर अगर हमें मालूम हो, दिस वन इज़ द ए वेक्टर, दिस वन इज़ द बी वेक्टर। तो बेटा दिस वन इज, अगर ये बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड बी आ जाएगा ना। और अगर ये वाला ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर हो जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है। तो बेटा यहाँ पर ये वाली ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है, हाफ बेस इंटू हाइट,
हाफ बेस इंटू हाइट यही होता है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, हाफ बेस कितना है मॉड बी, हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, मॉड ए साइन थीटा हो जाएगी। तो हाफ मॉड बी मॉड ए साइन थीटा हो जाएगा ना। तो ये चीज़ बेटा कितना आ जाएगा, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा ये कितना आ गया, हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी, ए क्रॉस हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी, ठीक है, हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी, हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी, ठीक है। कोई डाउट? तो बेटा इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रखना कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है बच्चों, हाफ टाइम्स ए क्रॉस बी। बस हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आपका जो ए और बी है ये एडजेसेंट साइड होने चाहिए ट्रायंगल के, एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए ट्रायंगल के, ठीक है। सिमिलरली बेटा आपका जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है, जो आपका पैरेललोग्राम का एरिया होता है, अगर मान लो आपके पास ये आपका बी वेक्टर गिवन है एंड ये वाला ए वेक्टर गिवन है, तो आपका जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी हो जाता है डायरेक्टली, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता है आपका डायरेक्टली। समझ में आया? पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू द हाइट, है ना। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ अगर बी है तो ये वाली मॉड बी हो जाएगी, ये वाली भी मॉड बी हो जाएगी, है ना। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, मॉड बी प्लस मॉड बी, 2 मॉड बी, ठीक है। और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, मॉड ए, ये वाली हाइट मॉड ए साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला वेक्टर अगर ए है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मॉड ए। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हाफ टाइम्स, है ना, सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब 2 मॉड बी इंटू मॉड ए साइन थीटा। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, ठीक। तो इसी वजह से बच्चों पैरेललोग्राम का जो एरिया आ जाता है वो क्या आ जाता है बेटा, ए क्रॉस बी। चलो अब इधर आ जाओ, कुछ थोड़े से प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, इन्हें भी देख लो। अगर यहाँ पर मान लो कोई वेक्टर हमारे पास देखो बाहर लगा ए वेक्टर और यहाँ पर बी क्रॉस सी है, तो आप ईमानदारी से क्या करोगे भैया, एक बार ए को बी में मल्टीप्लाई करोगे, एक बार ए को सी में करोगे। ध्यान रखना कि अगर आपका ए इस साइड मल्टीप्लाइड है मतलब प्री मल्टीप्लाइड है, तो आपको हर जगह पर ए जो है प्री मल्टीप्लाइड ही करना है। आप यहाँ पर कहीं ऐसे मत कर देना कि बी क्रॉस है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, हमने पढ़ रखा है। अगर मान लो बेटा यहाँ पर हमारे पास किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखो लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, तो बस आप लैम्डा को ए में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस बी, या लैम्डा को आप बी में भी कर सकते हैं, बात बराबर है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर अगर हम इस फॉर्मेट में लिख लें कि a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, अगर इस फॉर्मेट में लिखें तो इनका जो a क्रॉस b होता है बेटा वो ये डिटर्मिनेंट होता है, i j k कैप ऊपर लिख दो। यहाँ पर आप a1 a2 a3 मतलब इसके सारे के सारे कोफिशिएंट लिख डालो, पहले वाले वेक्टर के सारे कोफिशिएंट लिख डालो, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। और नीचे वाले रो में आप दूसरे वाले डिटर्मिनेंट दूसरे वाले वेक्टर का कोफिशिएंट लिख डालो, b1 b2 b3, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला आपका क्रॉस प्रोडक्ट में यही है, ए क्रॉस बी। जब भी निकालना होगा आपके पास ये 2 वेक्टर मौजूद होंगे, जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा आप ऐसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिख लेना, a1 a2 a3 b1 b2 b3, एकदम बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा। समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन पर। फाइंड ए क्रॉस बी बेटा भी निकालना है हमें। अगर हमारे पास यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये चीज़ें देखो गिवन है ना, तो हमें एक ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए, मॉड निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो आई जे के कैप, है ना। अब यहाँ पर पहली वाली रो में हम क्या करेंगे, इसके सारे के सारे कोफिशिएंट लिख डालेंगे, 2 1 3 2 1 3। नीचे वाले रो में इसके वाले 3 5 -2 3 5 -2। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो। आई कैप डिटर्मिनेंट ओपन कर दो बेटा, -2 -15 माइनस जे कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा -4 -9, यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा प्लस के, यहाँ से क्या हो जाएगा 10 -3। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा -17 आई कैप, यहाँ से कितना हो जाएगा 13 + 13 जे कैप, यहाँ से कितना आ जाएगा +7 के कैप। ठीक, तो बेटा अब इनका मॉड आपको निकालना है। मॉड ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी, अब ये आप कैलकुलेट कर दोगे खुद ही, -17 स्क्वायर + 13 स्क्वायर + 7 स्क्वायर।
कैलकुलेशन आप लोग बेटा जरूर चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर बताना, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक्स इट्स अ नॉर्मल थिंग इन द मैथमेटिक्स, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि बेटा कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, कहीं प्लस माइनस की गलती नहीं हो, और इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताना। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमें क्या बताना है बेटा, देखो एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है कि जो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। आप जानते हो कि ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है। ए क्रॉस बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। अब आपको क्या बताना है, एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ये वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और ये वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या करें, सबसे पहला काम ए प्लस बी वेक्टर निकाल लें, ए माइनस बी वेक्टर निकाल लें। इसके बाद क्या करें, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। वही हमारा क्या हो जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से बच्चों हम देखो ए प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा हमारा, इसको और इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना। और ए माइनस बी वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, ए माइनस बी आई माइनस 2i, तो कितना हो जाएगा माइनस आई, जे माइनस जे के माइनस 2k आ जाएगा, के माइनस 2k आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हमें वो वेक्टर चाहिए जो इस वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो और इस वाले वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो मैं इसको मान लूँ p वेक्टर और इसको मान लेता हूँ q वेक्टर। तो हमें कौन सा वाला वेक्टर चाहिए, हमें चाहिए p क्रॉस q वेक्टर। ये क्या हो जाएगा बेटा, i कैप j कैप k कैप। यहाँ पर इसके कोफिशिएंट लिख लो 3 3 4, यहाँ पर इसके लिख लो -1 -2, ठीक है। तो बच्चा यहाँ से हमारे पास देखो सीधा सीधा ये इसका क्या आ जाएगा, वो वेक्टर आ जाएगा। बस अब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे। आपको ये डिटर्मिनेंट ओपन करना आता होगा, है ना। बाद में क्या करोगे बेटा, बाद में क्या करोगे, p क्रॉस q का यूनिट वेक्टर चाहिए, देखो यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। तो अब आप क्या करोगे बेटा, p क्रॉस q वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q निकाल लोगे, मॉड ऑफ p क्रॉस q निकाल लोगे। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, p क्रॉस q आ जाएगा और आप क्या करेंगे, इसी के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट दिस वन एज इट्स वर्टिसेस। सबसे पहला काम आप क्या करो बेटा, यहाँ पर आप क्या करो, दो वेक्टर निकालो, है ना। आपके पास ए पॉइंट कितना गिवन है 1 1 1, बी कितना गिवन है बेटा 1 2 3, और सी आपके पास कितना गिवन है 2 3 1। सबसे पहला आप काम क्या करो, दो वेक्टर निकाल लो। एक तो निकाल लो बी ए वेक्टर, दूसरा निकाल लो बी सी वेक्टर, है ना। बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल लो। बी ए वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहां से क्या हो जाएगा 1 -1 0 इंटू आई कैप, 1 -2 माइनस जे कैप, 1 -3 -2k कैप, ठीक है। यहां से बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा 2 -1 आई कैप, 3 -2 जे कैप, 1 -3 -2k कैप। समझ में आया। अब बेटा इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बताओ एरिया क्या आ जाएगा, एरिया हाफ टाइम्स मॉड ऑफ, कुछ भी ले लो, बी ए क्रॉस बी सी ले लो। अब आप यहां से बी ए क्रॉस बी सी आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। क्या होता है बेटा बी ए क्रॉस बी सी, आई कैप जे कैप के कैप। इसका पूरा कोफिशिएंट लिख लो यहाँ पर 0 -1 -2, इसके कोफिशिएंट यहाँ पर लिख लो 1 1 -2। अब यहाँ से बेटा आप बी ए क्रॉस बी सी निकाल लेंगे कि नहीं, यहाँ से आप बी ए क्रॉस बी सी निकाल लेंगे ना इस डिटर्मिनेंट को ओपन करके। अब जो भी वो डिटर्मिनेंट आए उसका मॉड ले लेना और हाफ से डिवाइड कर देना, आपके पास यही आ जाएगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ये चीज़ समझ आई। हमने सिंपल सा काम किया कि हमारे पास देखो यहाँ पर 3 पॉइंट्स मौजूद थे। हमने 3 पॉइंट से क्या किया बेटा, ये वेक्टर निकाल लिए, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर निकाल लिया, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर निकाल के इनके बीच में लगा दें, या सी ए वेक्टर सी बी वेक्टर लगा के यहाँ से निकाल दें। आप किन्हीं भी दो वर्टिसेस के बीच में निकाल सकते हैं, ठीक है। बाद में आप क्या करेंगे बेटा, एरिया इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ द बी ए क्रॉस ये वाला वेक्टर क्रॉस ये वाला वेक्टर। सबसे पहले बी ए क्रॉस बी सी निकाल लो, आई कैप जे कैप के कैप, इस वाले वेक्टर के कोफिशिएंट्स अपॉन इस वाले वेक्टर के कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बी ए क्रॉस बी सी आ जाएगा। बाद में आप क्या करेंगे बेटा, उसका मॉड लेके हाफ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास डायरेक्टली एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आया, समझ में आया, जल्दी मुझे बता दो समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके सामने देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से काफ़ी सारे सवाल आपको करने हैं, बाकी मैं कर दूंगा। देखो क्या लिखा है,
फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड इज द गिवन बाय दिस वन, है ना। अब बेटा आपको पैरेललोग्राम आपको क्या गिवन है, देखो आपको क्या गिवन है कि पैरेललोग्राम के ना एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है। पैरेललोग्राम के आपको एडजेसेंट साइड गिवन है, ये वाला वेक्टर गिवन है बेटा और ये वाला वेक्टर गिवन है। तो आपको पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाता है बच्चा वो कितना हो जाता है, एरिया हो जाता है ए क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर। अब आप यहाँ से बेटा ए क्रॉस बी तो आराम से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास देखो ए वेक्टर भी गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है। आपका सिर्फ इतना सा काम है बेटा, ए क्रॉस बी आराम से निकाल लेना और उसके बाद मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि एरिया आपका कितना आ रहा है। मुझे बताना कि एरिया कितना आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि इधर यू आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगा कि इधर यू आर करेक्ट और नॉट। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपके पास पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है ना, और बस सिर्फ इतना करना है बेटा, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। बस आराम से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना और मुझे बताना कि दीज आर करेक्ट और नॉट। चलो अब ये वाले क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। फाइंड ए क्रॉस बी। अगर यहाँ पर बेटा आपके पास ए वेक्टर ये गिवन है, बी वेक्टर ये गिवन है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, हम तो यही करते आ रहे हैं अभी तक हर एक जगह पर। आप क्या करेंगे बेटा, ए क्रॉस बी आराम से निकाल लो। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा आपका, आई कैप जे कैप के कैप, यही बचपन से करते आ रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, पहली रो में 1 -7 7, यहाँ से 3 -2 2। बस बेटा जैसे ही आपका ये आ गया, इसका मॉड ले लेना, आपके पास मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। मुझे बताना कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी आपका कितना आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करके मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको मैसेज करके रिप्लाई करके बताऊंगा कि ईदर यू आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। रिप्लाई बच्चों जरूर करना है, आपको रिप्लाई जरूर करना है। चलो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। फाइंड लैम्डा एंड म्यू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, ठीक है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। अगर ये चीज क्रॉस इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा यहाँ पर सिंपल सा काम आपको ये करना है, सिंपल सा काम ये करना है कि आप बेटा इसका क्रॉस निकाल लो और उसके बाद 0 वेक्टर के इक्वल कर दो, तो आपके पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका क्रॉस कितना हो जाएगा, आई जे के, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 6 27, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे, तो डिटर्मिनेंट जो आपका ओपन होगा ये कुछ ना कुछ आई कैप जे कैप के कैप में आएगा ना। बस अब आप इसको क्या करोगे, ये जो भी आ जाए आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में, बस अब आप इसको क्या करना, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप के फॉर्मेट में लिख लेना और कंपैरिजन करके बच्चों यहाँ से निकाल लेना कि लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है और म्यू की वैल्यू क्या आ रही है। समझ में आया? बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा, बहुत आसान सा सवाल है। लैम्डा और म्यू की वैल्यू बतानी है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू जो है वो 0 है। सिर्फ इतनी सी काम करना है कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इसको 0 वेक्टर के इक्विवेलेंट कर दें और यहाँ से आप कॉफिशिएंट्स का कंपैरिजन कर दें और आपके पास आ जाएगा बेटा कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस ये है। मैंने आपको ये वाला सवाल तो बेटा एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको करा दिया है ना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल बताना है जिसके वर्टिसेस ये हैं। बस लिख के आप 2 वेक्टर बना लेना आराम से, यहाँ से 2 वेक्टर बना लेना ए बी सी, है ना। क्या करोगे बेटा, बी ए वेक्टर निकाल लेना, बी सी वेक्टर निकाल लेना, है ना। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना बी ए क्रॉस बी सी अपॉन हाफ, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर निकाल के सारे के सारे बच्चे मुझे नीचे मैसेज करके बताना कि क्या आ रहा है। अगला आ जाओ। Let A, B, C be 3 vectors such that A vector is equal to 3, B vector is equal to 4, C vector is equals to 5 and each one of them are being perpendicular. The sum of the, ठीक है बेटा। तो आपको क्या बताना है, सम ऑफ अदर 2 बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, अगर A, B, C 3 वेक्टर हैं such that mod A equal to 3, mod B equals to 4, mod C is equal to 5 and each of them being perpendicular to the sum of the other 2। क्या कह रहा है बेटा, ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2। समझ रहे हो? और आपको बताना क्या है, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी बताना है, ठीक है बेटा। यहां पर देखो ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2, है ना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ईच ऑफ देम और द परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2, मतलब ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी कितना है बेटा, 0 है ना। एक वेक्टर परपेंडिकुलर है बाकी दोनों वेक्टर के सम के, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे बेटा, 0 हो जाएंगे। बी डॉट ए प्लस सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी डॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन तीनों को बेटा ऐड कर दो,
यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, a डॉट बी प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, b डॉट a प्लस b डॉट सी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, c डॉट a प्लस c डॉट b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन तीनों को आप क्या करो बेटा, ऐड कर दो। इन तीनों को क्या करो आप, ऐड कर दो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, और अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए कि a प्लस b प्लस c आ जाए। क्या होगा, तो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दे रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा बता दो जरा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a होगा। तो बेटा आपको इनकी वैल्यूज देखो गिवन है, मॉड a स्क्वायर, मॉड a कितना है 3, तो 3 स्क्वायर 9, मॉड b स्क्वायर 16, मॉड c स्क्वायर 25 प्लस 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया बेटा, 50 आ गया। तो मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर कितना आ गया, 50 आ गया। यहाँ से हमारे पास a प्लस b प्लस c कितना आ गया बेटा, 5√2 आ गया, 5√2 आ गया। ठीक है, दिस इज द योर आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है बेटा, तो बच्चों यहाँ पर आपका वेक्टर होता है पूरा अच्छी तरीके से खत्म। यहाँ पर आपका वेक्टर का वन शॉट होता है बच्चों खत्म। जिन भी बच्चों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है वेक्टर की, बच्चा प्लीज़ आप सभी लोग इस लेक्चर से ज़रूर गो थ्रू करें। और जो भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, प्लीज़ आप सभी बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में उन सारे क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करें। मैं एक एक बच्चे का आंसर रीड आउट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इधर यू आर करेक्ट और नॉट। ठीक है बेटा, तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप वन शॉट के लिए बिल्कुल रेडी रहें बेटा। आप एग्जाम के पहले इसे रिवाइज करके जाएं। आप खाना खाते समय इसे बार बार रिवीजन करें। आप रास्ते में अपने रिवीजन करें। आप अपने टाइम जब भी आपको खाली समय मिले, कान में ईयरफोन लगा के या कुछ भी लगा के आप इसे सुनते रहें। आपका रिवीजन बच्चों होता रहेगा। इस पूरे लेक्चर में नॉट इवन 1 सेकंड के लिए भी मैंने आपको इररिलेवेंट कोई भी बातें नहीं करी हैं। नॉट इवन 1 सेकंड के लिए भी मैंने आपको बिना काम की बातें करी हैं। सिर्फ एक ही रीजन था कि वीडियो छोटे से छोटे कम समय का हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरीके से रिवीजन करें और अच्छी तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी करें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेष। मैं आप सभी लोगों के साथ बच्चों हमेशा खड़ा हूं। पूरा अड्डा परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेशन को शेयर करना बच्चों, और अपने मित्रों के साथ में ज़रूर करना, अपने स्कूलों में ज़रूर बताना अपने दोस्तों को। ठीक है, और एग्जाम के पहले ज़रूर एक बार सारा का सारा पूरा का पूरा रिवीजन करके जाना, ताकि पूरी की पूरी वेक्टर अलजेब्रा आपके टिप्स पर आ जाए। मिलता हूँ अगली क्लास में एक नई और अनदर अच्छी वीडियो के साथ में, एक दूसरे वन शॉट के साथ में। तब तक आप जुड़े रहें बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।